हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 उत्तराखंड बोर्ड के प्री बोर्ड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं आपको जो 4 पार्ट आपके पेपर में आते हैं ए, बी, सी और डी, तो ए और बी पार्ट आपको कराने वाला हूँ। और इससे पहले जो 2020 का पेपर मैंने कराया था बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे गए हैं। और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जो मेन बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी आने वाले हैं। आई होप आपने जो 2020 का जो पेपर है उसे देख लिया होगा, जो सॉल्यूशन मैंने कराया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो आई लिंक पे क्लिक करिए और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेम मिलने वाले हैं और इस वीडियो को आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और इसमें शुरू करते हैं सेक्शन नंबर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से लेके 5 तक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 6 से लेके 10 तक भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बस वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के वीडियो में इनका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक संख्या है, उसको आपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसकी जो रेशनल होने की कंडीशन क्या होगी, ये परिमेय होने की इसकी प्रतिबंध क्या है, क्या शर्तें हैं कि ये परिमेय होगा। तो आपको ये पता है कि अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में किसी संख्या को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्यू की वैल्यू अगर 0 ना है, अगर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी भी नंबर को अगर आपका परिमेय संख्या है तो उसके लिए कंडीशन है कि p अपन q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए और जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बस यही इसका आंसर है, आपने इसको लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, ये है 3x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब आपको उसके फैक्टर करने हैं, इसके जीरोज कैलकुलेट करने हैं। मूल मीन्स होता है इसके जीरोज आपको कैलकुलेट करने हैं। तो किस तरीके से आप करेंगे इसे, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिन्हें हम क्या करें, माइनस करके आपके पास 1 आना चाहिए। तो 3 × 2 6 होता है और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 होता है। तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस इस x की जगह पर यहाँ पर जो 1 है इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये x भी आप यहाँ लिख लीजिए, ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3x और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 2x आ जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड -2 इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये आपने पेयर बना लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, आपने 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x - 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आता है तो x - 1 आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से टर्म आपके पास कॉमन है, तो आपके पास x - 1 यहाँ पर कॉमन आ गया है और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाता है, ये 3x + 2 इक्वल टू आपके पास 0 रह जाता है। 3x यहाँ से आ जाएगा और +2 आपका यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके जीरोज निकालने हैं तो आपके पास तरीका है कि x - 1 को पहले आप 0 कर लीजिए, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद 3x + 2 को आप 0 कर लीजिए, 3x + 2 को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 एंड द वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, -2/3। तो x की 2 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, एक आ जाएगी 1, एक आ जाएगी -2/3। ये हो जाएगा आपके जीरोज हो जाएंगे इस इक्वेशंस के बच्चों, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा और समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पे। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक एपी है, समांतर श्रेणी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, एक एपी है, इसका जो प्रथम पद है इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। देखिए किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रथम पद मीन्स इसका ए आपको दे रखा है, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं बच्चों। और सारवंतर आपके सामने दिया है, तो सारवंतर आपके सामने क्या होता है, डी, इसको हम किससे करते हैं, सारवंतर को किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, -1 दी है। आपसे पूछता है कि इसका 5वां पद क्या होगा, आपको बताना है। जो n की वैल्यू आपको क्या निकालनी है, जो 5th वाला टर्म आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है बच्चों, 5th वाला टर्म निकालना है, ठीक है। तो आपको a5 की वैल्यू निकालनी है, a5 की, और n की वैल्यू आपके सामने कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को निकालेंगे, आप सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको सीधा पता है कि अगर आपको a5 निकालना है तो a + 4d करके निकाला जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा फॉर्मूला लगाता हूँ। a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + n - 1 × d। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, n की वैल्यू 5 है तो 5 - 1 कितनी हो जाएगी, 4, और d की वैल्यू कितनी है, -1।
तो कितना आ जाएगा आपके पास, आएगा 2 - 4 इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपने इसको प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वहाँ किया भी होगा, और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने दिया हुआ कि पी इक्वल टू, आपके जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी में जो पी ई की वैल्यू है 0.65 आपको दी हुई है, और आपसे बोलता है कि ई के नहीं होने की, ये तो है किसी इवेंट के होने की आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। आपसे पूछता है कि ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको इवेंट के नहीं होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो आपको क्या करना है, इसको 1 - पी ई कर देना है बच्चों। जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसमें से क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है। तो 1 - 0.65 आप करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.35। 0.35 आपके पास वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है। इसमें आपसे बोलता है कि एक आपके पास हेमिस्फीयर है। ठीक है, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ जो आपको मुझे दी हुई है। सबसे पहला तो काम ये करना चाहिए कि जो वैल्यू आपको सामने दी है उसको लिख लीजिए। तो 7 सेंटीमीटर है। आपसे बोलता है कि इस हेमिस्फीयर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, हम उसको लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर किसी बच्चों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होता है आपके पास 3πr²। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। तो 3 × पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। एंड r² अगर आप देखेंगे तो r आपके पास 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, और 22 × 3 हो जाएगा आपके पास 66। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 462 सेंटीमीटर²। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके साथ दिया है कि आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं कि ताश के पत्तों के 52 पत्ते हैं हमारे पास, इनकी गड्डी है। ठीक है, उनमें से आपने बिना देखे क्या करना है, एक पत्ते को निकालना है। तो आपको बताना है कि जो पत्ता निकलेगा वो एक इक्का होगा। किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले मुझे बता दिए कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है। अब ये देखना होता है कि कुल संभावनाएं कितनी है। तो कुल पत्तों की संख्या तो है, तो कुल पत्तों की संख्या कितनी है, इसको आप एग्जाम में इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। ठीक है, तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर पे। तो 52 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पत्तों की संख्या। अच्छा मुझे बता दीजिए कि इक्कों की संख्या कितनी होती है। इक्कों की संख्या ये हमारा इवेंट बनाएगी ना, तो ये 4 होती है बच्चों। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमको निकालनी है प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है इक्का होने की। किसकी होने की, इक्का होने की। तो आपको फॉर्मूला होना पता होगा, क्या होगा। देखिए इक्कों की संख्या कितनी है, 4, और टोटल कितने हैं आपके पास 52। तो 4 × 1 = 4, एंड ये हो जाएगा 13 × 4 = 52। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/13 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है। आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो वृत्त होता है बच्चों, वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr होता है बच्चों उसका। ठीक है, सर्कमफ्रेंस इसको हम कहते हैं। अब दो वृत्त हैं, तो मान लिया कि एक वृत्त है, उसकी जो रेडियस है r1 है, और जो दूसरा है उसकी रेडियस कितना है, r2 है। तो पहले वाले का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले का जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πr1 हो जाएगा। और सेकंड वाले का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr2 हो जाएगा। इनका रेशियो बोला है, तो रेशियो की इस तरीके लिख सकते हैं, कितना है 2/3। तो 2π से 2π कैंसिल आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, r1 रेशियो r2 आ चुका है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के त्रिज्याओं का, इनके जो रेडियस है उनका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2:3 इनका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। आपसे कहता है कि एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके बहुपद जो हैं, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होते हैं। तो पहले भी
देखिए जो 2020 का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देखिए आप किसी भी जो भी आपके पास इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है, जितनी पावर होगी वही उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उतने ही होते हैं बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पावर होती है, जैसे मैं आपके सामने लिखूँ कि 3x² माइनस 2x+4, ये आपके सामने लिखा है मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, पावर जो मैक्सिमम होती है किसी वेरिएबल की पावर वो है 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, 2 होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आपके पास 9th वाला क्वेश्चन है। 9th वाले में कहता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ये भी मैंने वहाँ बताया हुआ था कि निश्चित घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकता है, ध्यान रखिए जो बात कह रहा हूँ, अगर एक अनिश्चित घटना पूछ देगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 10th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। भाई परिमेय संख्या आप इसको देखिए, इसकी वैल्यू 2 होती है बच्चों, इसको 2/1 मीन्स P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो Q की वैल्यू है वो 0 भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर Q की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये हमारे पास एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जो पार्ट 2 है, पार्ट बी है, उसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपके सामने क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी से आपका 2 नंबर्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपके पास क्या कहता है कि एक थैले में आपके पास 5 जो ब्लैक कलर की बॉल हैं, 7 रेड कलर की हैं, 3 वाइट कलर की आपके पास क्या है, बॉल्स हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको यहाँ पर टोटल बॉल निकाल देनी है, कुल गेंदें निकाल देनी है, कुल गेंद। तो कितना हो जाएगा, 5 + 7 + 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 15। टोटल 15 है भाई, उस थैले के अंदर कितनी गेंदें हैं, 15 है। अब आपको यहाँ से यादृच्छा मीन्स रैंडमली किसी गेंद को निकालना है, ठीक है, इस बैग में से निकालना है। तो वो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ब्लैक कितना है आपके पास, काली गेंदें कितनी हैं निकाल लीजिए। तो काली गेंद कितनी है बच्चों, काली गेंद आपके पास है यहाँ पर 5, सॉरी हाँ 5 है हमारे पास, काली हमारे पास कितनी है, 5 है। तो काली के प्रायिकता निकालनी है आपको, यहाँ पर निकालना है आपके पास, प्रायिकता निकालना है, किसकी निकालनी है, यहाँ पर आप लिखेंगे काली गेंद निकलने की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, आपको पता है कि काली गेंद कितनी है, 5 है। तो 5 को आप ऊपर लिखिए और जो टोटल होती हैं उसको आप क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और ये हो जाएगा 5 × 1 = 1 एंड 5 × 3 = 15, तो 1/3 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब 12 पर आते हैं। 12 का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला आपके पास एक सर्कल है, R = तो आपको दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड आपने निकालना है, आपसे बोलता है इसका एंगल भी आपको दे रखा है, थीटा = 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का अगर आपको फॉर्मूला याद है कि एक त्रिज्यखंड अगर हमारा बनता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ये मैं आपको लिख देता हूँ कि थीटा कोण वाले, आप फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, ये होता है आपका θ/360 × πr²। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो थीटा की जगह पास 60 आ जाएगा और नीचे 360 है हमारे पास, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर आपके सामने दिया हुआ है 6 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है। तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर लीजिए, ये 6 × 6 36 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 132/7 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है, स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो बार बार कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और अच्छी अगर वीडियो लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो स्टूडेंट्स ये हैं आपके सामने क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों, ये आपका 2020 में पूछा गया था, मैंने इसका सॉल्यूशन भी आपको कराया है, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके वीडियो को देखिए और वहाँ पर ईजिली आप इसको समझिए। अगर उसका फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपके सामने कंडीशन भी दी है, वो कंडीशन मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, मैं कंडीशन भी आपके सामने लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इस फिगर में जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ये आपको दिया हुआ है। तो इतनी कंडीशन काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। और आपसे पूछता है कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ई सी होगी वो क्या होगी। देखिए ट्राइंगल से आपका क्वेश्चन पूछा है और ईजिली आप देखिए इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अगर देखिए ये देखा है बी सी और ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल ये होता है कि हमेशा किसी भी ट्राइंगल में अगर ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, इनकी जो साइड्स का ये रेशियो होता है बच्चों, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो ए डी अपॉन डी बी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा। ये कंडीशन है, एक थ्योरम है जिसका प्रूफ हमने पढ़ा हुआ है। ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 एंड डी बी की वैल्यू आपके सामने कितनी है 3, ए ई की वैल्यू 1 है और ई सी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ई सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों, ई सी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ई सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/1.5 और ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। यही हमने निकालना था। देखिए 2 नंबर में 2 मार्क्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये है कि आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होती हैं वो याद होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 15 तक है ये आपका ए पार्ट और बी पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो सेक्शन सी होगा उसको हम कवर कराएंगे। तो बच्चों इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से जो आपके अभी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप पर उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए और आप आराम से उसे देख के अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।